दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो जब वीडियो कॉल पे मैंने मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि हम 3 कपल हैं, ए बी सी। सी वाले का एग्रीमेंट हुआ कि वो बी वाले के साथ उसकी वाइफ 3 दिन रहेगी, बी वाले का एग्रीमेंट हुआ कि उसकी वाइफ 3 दिन ए वाले के साथ रहेगी। ऐसे चल रहा था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हम फॉलो करते हैं। वो 3 दिन के बाद वो उसी बंदे से, उसकी वाइफ सी वाले की वाइफ, प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके स्विमिंग पूल के शॉट्स हैं कि स्विमिंग पूल में वो फिजिकल हो रहे हैं खुलेआम। भाई साहब यार ये कैसा केस है भाई। मेरा हस्बैंड जो है मेरा आधार कार्ड यूज कर रहा है अपनी सिस्टर की डिलीवरी करवाने के लिए। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है अपनी ही सिस्टर के साथ फिजिकल है और वो बच्चा उसका है। अजंता की एक क्लॉक दी, उस क्लॉक में कैमरा लगा हुआ था, वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब वो प्रेग्नेंट है फिर भी वो स्मूच कर रहा है अपनी सिस्टर को, ब्रदर, ठीक है। उसके फुटेज तक आए। एनआरआई ने मुझे कॉल किया था, कह रहे मुझे डाउट है, मेरी वाइफ फ्रिक्वेंटली इंडिया आती जाती रहती है, मेरे साथ फिजिकल नहीं है। वो कह रही है कि नहीं मैं तो अध्यात्म में, मतलब रिलीजियस में मैं बिलीव करने लगी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। हमें पता लग गया ये कौन से होटल में जाता है। हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया, क्लाइंट पूरा टूट गया। तो हस्बैंड आया, मेरे साथ गया, हमने मैनेजर के साथ ये थ्रू सेकंड की से दरवाजा खुलवाया। वो फिजिकल हो रहे थे। वो शॉक्ड हो गई, वो हस्बैंड को देख के वहां पर चीख चिल्लाहट शुरू हो गई और वो 5th फ्लोर था, वो छत से कूद गई। स्वागत है दोस्तों आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डिटेक्टिव देव। आपको बहुत पसंद है मज़ेदार पर्सनल स्टोरीज़, कुछ ऐसी डिटेक्टिव रहस्यमयी किस्से, और जो कि हम अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ आपके आसपास क्या चल रहा है। तो इस एपिसोड के लिए आप एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि ऑफ कैमरा जब हम कंटेंट डिस्कस कर रहे थे तो जो आज आपको केसेस पता चलने वाले हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई आप इस पॉडकास्ट के बाद कभी अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, हमेशा शक की निगाहों से ही देखोगे, चाहे आप शादीशुदा हो या सिंगल। और अगर आप सिंगल हो तो शादी करने में भी आपको डर लग सकता है। तो हेडफोन लगा लो, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस एपिसोड में। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो फटाफट से। तो बिना किसी देरी के फिर से स्वागत करेंगे डिटेक्टिव देव का। सर स्वागत है आपका। हेलो, कैसे हो सर, क्या मौज आ रही है? बस चल रहे हैं केसेस चल रहे हैं, पूरे इंडिया में ही चल रहे हैं? हाँ, इंडिया में हर ब्रांच में मेरे पास केसेस आ रहे हैं और अजीब अजीब ही केस आ रहे हैं। सर जो हमने केसेस ऑफ कैमरा डिस्कस करे वो तो बहुत ही अजीबोगरीब चल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सर। तो सर कौन सा ऐसा केस आपके पास आया है जिसने आपको भी शॉक कर दिया? आपके मोस्ट शॉकिंग केस से शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। कोलकाता डिटेक्टिव एजेंसी जो मेरी है, वहाँ पर मेरी ब्रांच है कोलकाता में, केस्टोपुर में। तो वहाँ पर एक केस आता है। वहाँ पर एक क्लाइंट आता है, एक बंदा कहता है कि मेरी वाइफ का अफेयर है। हमने कहा नॉर्मल अफेयर ही होगा, ठीक है, चीटिंग तो चल ही रही आज की डेट में। हमने केस सुना उसका, उसने केस बताना शुरू किया। पहले मेरे ऑपरेशन हेड को बताया, बट ऑपरेशन हेड को जब कुछ चीज़ें उसने बताई तो ऑपरेशन हेड ने तुरंत मुझे कॉल करा, सर आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक मीटिंग करानी है क्योंकि अजीब ही केस है, ये मेरी लेवल का नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा कह रहा है एक स्वैपिंग का केस है। वाइफ शॉपिंग का? हाँ, और वाइफ स्वैपिंग भी 1 2 नहीं 3। अरे। तो मैंने कहा ठीक है बात करो। तो जब वीडियो कॉल पे मैंने मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि हम 3 कपल हैं, ए बी सी, और सी वाले का एग्रीमेंट हुआ कि वो बी वाले के साथ उसकी वाइफ 3 दिन रहेगी, बी वाले का एग्रीमेंट हुआ कि उसकी वाइफ 3 दिन ए वाले के साथ रहेगी। ऐसे चल रहा था। अरे मतलब वाइफ सर्कुलेट करेंगे वो 3 दिन? हाँ, और इसके लिए प्रॉपर इन्होंने एक बंगलो ले रखा था। अच्छा। उस बंगलो पे वो मिलते थे, फ्लोर बने पे थे 3 अलग अलग। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट करवा सकते हैं लोग आपस नहीं, में? ये तो इनलीगल है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी इनलीगल है। मतलब वो तो मैरिज भी अवॉइड, पूरे नल एंड अवॉइड कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी इसके अगेंस्ट है सारा। कोई लॉ ही नहीं बना है वाइफ स्वैपिंग का। ऐसे तो फॉरेन कंट्री वाले भी नहीं कर रहे हैं इतना मल्टीपल। हाँ, फिर क्या हुआ? तो अब ठीक है, हमने कहा हम इन्वेस्टिगेट करें। अब केस तो केस था, लेना था, और इंटरेस्टिंग भी था केस, बिल्कुल यूनिक केस था। तो मतलब वाइफ शॉपिंग चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या थी वो उसकी? उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो चीट कर रही है, कि वो 3 दिन उसके साथ, उन 3 दिन रहना था उसके साथ, लेकिन वो 5 दिन रह रही है। अच्छा। मतलब 3 दिन ओके था वो कि कोई 3 दिन के लिए ओके था, लेकिन वो 5 तो साइन करवा रखे है ना, 3 दिन तक तो अलाउड है। कि वो 5 दिन रह रही है उसके साथ, ये प्रॉब्लम। और मुझसे झूठ बोल रही है वो। तो हमने फॉलो करना शुरू किया। फॉलो में हमें पहले, हम जैसे निकले, वो घर से आई,
बच्चों को छोड़ना, ठीक है, फिर अपना वो बिज़नेस भी करती थी। तीनों ही कपल बिज़नेस करते थे अलग अलग, ठीक है, सबका अलग था और बड़ा हाई प्रोफाइल बिज़नेस था उनका। अब हमने जब फॉलो किया, वो वाइफ अपने ऑफिस जा रही है बच्चों वगैरह को छोड़ने वगैरह के बाद, ठीक है, ऑफिस वगैरह जा रही है, ऑफिस वगैरह चलते रहे, ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों कपल एक बंगलो में जाते हैं, ठीक है, वहाँ तक भी समझ में आ गया भाई एग्रीमेंट तो हो ही रखा है, तीनों अलग अलग फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पर रुके, ठीक है। रुकने के बाद उनका जब 3 दिन का पूरा हुआ, फिर चौथे दिन हम 3 दिन वहाँ पर रुके हुए देख रहे हैं। हमने कहा कभी कोई और आया या कोई और खड़ा तो नहीं होता यहाँ पर, कोई ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है उन्हें। हम ये भी नोटिस कर रहे थे क्योंकि हम तो सारे एंगल से चलेंगे, क्लाइंट सिर्फ ये बोल देगा कि ये वाला एंगल देखो, नहीं, हम सारे एंगल चेक करेंगे। अब हम देख रहे हैं, फिर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं, अपने घर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हम फॉलो करते हैं। वो 3 दिन के बाद वो उसी बंदे से, उसकी वाइफ, सी वाले की वाइफ, 2 दिन पहले उसके साथ घूम रही है, वो फर्स्ट डे घूम रही है, ठीक है। फिर शाम को जाके अब वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहते हैं मैं लेट आऊँगी, मेरी एक बिज़नेस मीटिंग है, मैं लेट आऊँगी। लेकिन वो एक प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके उससे मीटिंग कर रही है, मतलब उसके साथ रुकी हुई है, जिसके साथ उसका 3 दिन का एग्रीमेंट था। ए वाला बंदा, हाँ, उस प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके। अब वहाँ पर जैसे तैसे हमने अंदर एंट्री करी, एक रास्ता मिल गया था हमें अंदर घुसने का, हमारा एजेंट घुसा उसमें, ठीक है। फिर ड्रोन से भी हमने शॉट लिए। स्विमिंग पूल के शॉट्स हैं कि स्विमिंग पूल में वो फिजिकल हो रहे हैं खुलेआम। अच्छा, प्राइवेट रिजॉर्ट है तो वो स्विमिंग पूल में ही कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस सब चीज़ों का, इसमें भी इनको लॉयल्टी चाहिए। सर आपने भी ऊपर से ड्रोन उड़ा दिया, पूरा ऊपर का हाँ, शॉट ले लिया। पूरा ड्रोन शॉट लिया हमने, क्लियर बिल्कुल, वो भी HD में। QHD पूरा शॉट आया वो, ठीक है। अब हमने एविडेंस लिए पूरा, हमने और 2-3 बार के लिए ऐसे करके हमने पूरा क्लाइंट को फाइल दे दी। अब यहाँ तक कहानी सही हो गई, चलो ठीक है। तो पूल वाले एविडेंस मिले आपको, और क्या क्या मिला? और उसके साथ मतलब जो फिजिकल हो रही है पूल में, क्लियर फिजिकल था, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो 5th डे था वो। मतलब फिजिकल तो देखो उन्हें पता ही था ये होएगी इसके साथ, बट प्रॉब्लम ये थी ये झूठ बोल के 2 दिन एक्स्ट्रा जा रही है। हाँ, बस ये था, ठीक है, फिजिकल हो गई वो। अब चलो यहाँ तक ये मैटर ख़त्म हो गया। अब कुछ टाइम बाद हमारे पास एक बंदा आता है, उस बंदे को हम डायरेक्टली नहीं जानते, बस मुझे लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो निकला उन ABC कपल में से ए कपल का बंदा। मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा वहाँ देखा है। तो अब मीटिंग चल रही है हमारी, फिर हमें लगा कि ये चीटिंग है, कि मेरी वाइफ मतलब मुझे ऐसे मतलब घर में टॉर्चर कर रखा है और मुझे कह रही है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होंगी, ये वो, ठीक है। और मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ था? कह रहे नहीं, मुझे अब तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम्हें बाहर देखना जो देख लो, ठीक है। अब मुझे याद आया, इन्होंने बताया कि हमने मुझे आपका रेफरेंस दिया था उन्होंने, जिसको मैं C नाम से डिनोट करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ये केस है। कह रहे कि वो ABC, कह रहे वो उन्हीं के साथ फिजिकल होती है। मैंने कहा तो उसी के साथ हो रही है फिजिकल, आप सबका एग्रीमेंट हो रखा है, ये इनलीगल एग्रीमेंट है, तो इसमें आपको अब क्या करवाना है? कह रहे नहीं, कहानी कुछ और है। मैंने कहा कहानी क्या है? कह रहे कि ना वो मुझे ऐसा लग रहा है उसके मल्टीपल अफेयर हैं। मैंने कहा मल्टीपल अफेयर? मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि वो 3 एग्रीमेंट हुए थे, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है फॉलो कर देते हैं, हमें नॉर्मल रूटीन लगा कि हम फॉलो कर देते हैं, फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एक लड़की के घर पे जाती थी, हमने कहा फ्रेंड हो गई उसकी, ठीक है। अब फ्रेंड के साथ उसके घूमने फिरने के, फीमेल फ्रेंड के साथ मूवमेंट दिख रहे हैं हमें, हम वो भी देख रहे हैं, और वहाँ उस बंगलो पे जाने के भी मूवमेंट दिख रहे हैं। अभी भी चल रहा है इनका एग्रीमेंट, कंटिन्यू एग्रीमेंट बरकरार है, इतना कुछ होने के बाद भी। लेकिन अब ए वाले की जो वाइफ थी जिसको हम फॉलो कर रहे थे, वो जिस लड़की के साथ दिखती है, वो हमें पहले तो नॉर्मल मूवमेंट दिखे, लेकिन एक दिन हमें क्या दिखा कि वो एक कैफ़े में जाके, वो जो लड़की है, अब फीमेल की उम्र तो मेरे हिसाब से 37-38 के आसपास, और उस लड़की की उम्र 22-23, वो उसको स्मूच कर रही है। और स्मूच लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, 15-16 मिनट का स्मूच था उनका। ये पब्लिक प्लेस में चल रहा है, कैफ़े में, मतलब एक प्राइवेट कैफ़े में बैठे हुए थे वो, बिल्कुल एक साइड प्लेस था वो। अच्छा, तो वहाँ पर वो स्मूच कर रही है। 15 मिनट तक आपके एजेंट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हें लग रहा था कि कोई देख नहीं रहा है, बट हम क्या करते हैं ना, हम डिवाइस लगा लेते हैं और सामने वाले को पता नहीं होता, और हम अपना ऐसा लगे हुए कि हम दूसरी साइड को मुंह करके बैठे हुए और किसी को पता नहीं लगेगा। वैसे ही खुले में कर रहे हो, मदहोश होके, वही बताओ। तो वो हमारे पास एक पॉइंट था कि ये कहानी क्या है। अब हमने ये एविडेंस उसके हस्बैंड को दिखाया। अब हस्बैंड शॉक्ड हो गया कि ये लेस्बियन भी है।
मतलब केस कहाँ से कहाँ घूमा, कोई लॉजिक नहीं था। हस्बैंड शॉक्ड हो गया। अब हस्बैंड ने कहा कि मुझे और प्रूफ चाहिए, इसका क्या उपाय होगा। मैंने कहा देखो अब उसके लिए अब मैं प्राइवेट प्लेस पे तो नहीं जा सकता, अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक प्लेस में जितना जहाँ तक मेरी रीच थी, जहाँ तक मैं जा सकता था, मैं एविडेंस ले आया, पहले भी लाया अभी भी ले आया। कह नहीं सर आप कुछ भी करो, एनी हाउ मैं आप जितना भी फीस लेनी है लो, बट मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि इसने मुझे और मेरे फैमिली वालों को टॉर्चर कर रखा है कि मैं ये भी एक्सपोज कर दूंगी कि तुम अपनी वाइफ को बाहर किसी के साथ सोने पे मजबूर करते हो। अच्छा, उल्टा इसी पे डाल रही है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ। वो ड्रिंक बहुत करती थी उसकी वाइफ। एक दिन वो ड्रिंक कर रखी थी उसने, तो उसने मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा कि कैसे कैसे। मैंने उसे सारी चीज़ें बताई, सारे मेथड बताए। उसने वो डाटा निकाला उसके फ़ोन में से, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब लेस्बियन का पॉर्न साइट्स पे भी ऐसा क्या डाटा होता होगा जो उन दोनों के फुटेज थे। अच्छा जी, इतना वाहियात डाटा। मतलब नॉर्मल नहीं, BDSM वगैरह वो सब भी चल। सब सर आपकी भी सही मौज है। अब देखो हमारा तो केस है, हमें तो देखना पड़ेगा। सर आपकी भी सही है, हाँ अच्छा काम है। फिर क्या हुआ सर? अब हमने वो एविडेंस उसने देखे, उसने अपने वाइफ को दिखाए, और उसने एक कॉपी अपने कहीं पर, मैंने उसे बोला था 2-3 जगह सेव रखना, तो उसकी वाइफ कह रही मैं तो डिलीट करवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, तुम मेरे साथ ये कर दूंगी। उसने कहा कि ठीक है मैं भी तेरे फैमिली वालों को दिखा दूंगा, या तो तू ढंग से रह ले। तो फिर उनका हो गया नॉर्मल, अब वो शांत हो गई। ठीक है, अब उनका उसमें भी हो गया समझौता कि ठीक है तू बाहर लड़कियों के साथ नहीं ऐसा रहेगी, ये वो। हमारा जो ये 3 वाला चल रहा है ना, वो चलता रहेगा। लेकिन 3 दिन तक तो वो शॉपिंग हो ही रही है, वो कंटिन्यू चल रही है, वो अभी भी चल रही है लगातार। और वो जो C वाले की वाइफ पहले 5 दिन बिता रही थी, अब वो 3 पे आ चुकी है। वो सब लोग अब नहीं पता मुझे, उस टाइम तक तो आ गई थी वो। अच्छा, अभी सब लाइन पे चल रहे थे मतलब। हाँ भाई साहब यार ये कैसा केस है भाई। हम तो सोचते थे इंडिया में नहीं हो रहा है, सब इंडिया में भी हो ही रहा सर है। आपने क्या मेथड बताया, फोन चेक करो कि इस तरीके से चेक करो, वो क्या बताया आपने? व्हाट्सएप वेब पे जाके आप फ़ोन उनका एक्सेस ले लो व्हाट्सएप का। ठीक है, OTP से आप कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। मैं आपको लीगल राइट्स बता रहा हूँ जो कर सकता है हस्बैंड, बट आप इनलीगली जाके करोगे तो आप भी फंसोगे। ठीक है, इनलीगल मतलब कहीं से किसी को पैसे दे के निकलवा रहे हो कॉल डिटेल, वो पूरा इनलीगल है। ठीक है, ये आप मेथड यूज़ कर सकते हो रात को, या आपकी जैसे उसकी वाइफ ड्रिंक थी, पूरा नशे में धोती वो, तो उसने उसका पूरा फ़ोन चेक करके पूरा एक्सेस लिया, फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करी, उसने सारे मेथड मुझसे पूछता रहा, क्योंकि वो इतना वो नहीं था एक्सपर्ट फ़ोन के मामले में। तो आम आदमी अगर अपना पार्टनर का फ़ोन कभी चेक करना चाहे लीगल तरीके से, तो कैसे करना चाहिए, थोड़ा बताओ। एयरटेल के कुछ SMS के मेथड हैं कि आप पहले रजिस्टर्ड करो, रजिस्टर्ड और ईमेल आईडी लिखो, किस ईमेल आईडी पे आपको कॉल डिटेल चाहिए, और 1-to-1 पे सेंड कर दो। ठीक है, फिर आप बिल लिखो, किस मंथ की डिटेल चाहिए, फिर 1-to-1 पे मैसेज कर दो, तो वो आपके पास उसी ईमेल पे कॉल डिटेल आ जाएगी। OTP आप जियो के उसमें जाओ ऐप में, वहाँ से पूरी कॉल डिटेल डाउनलोड कर लो, OTP से आराम से कॉल डिटेल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, ऐसी VI में। अच्छा, और वो आपने वो कैसे एक्सेस किया जो उनकी प्राइवेट पिक्चर्स थी, जो उन्होंने कैसे किया था? वो उन्होंने फ़ोन लगाया उसमें सिस्टम में और पूरा डाटा ट्रांसफ़र किया। अच्छा, और पूरा टाइमलाइन भी लिया उनका कि कहाँ कहाँ गई, क्या क्या रहा, पूरी लोकेशंस आई। क्रेजी चल रहा है सर। और ऐसे और अजीब केसेस की बात करते हैं थोड़ी। इंदौर डिटेक्टिव एजेंसी, मेरी एक इंदौर की ब्रांच, वहाँ पर एक केस आया। एक फ़ीमेल आती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है मेरा आधार कार्ड यूज़ कर रहा है अपनी सिस्टर की डिलीवरी करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो इसमें क्या मतलब, क्यों मतलब क्या सस्पिशियस है, मुझे ये बताओ ज़रा, थोड़ा समझाओ। ये एक्चुअली क्या था, मैं इंदौर ब्रांच में अवेलेबल नहीं था, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग चल रही थी क्लाइंट से। क्लाइंट मेरे इंदौर ऑफिस में गया था, तो वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है अपनी ही सिस्टर के साथ फिजिकल है, और वो बच्चा उसका है, मेरे अपने ही भाई का बच्चा सिस्टर के पेट में। पर ये मेक श्योर कैसे करा सर उन्होंने, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है सिस्टर कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या शादी से पहले कुछ हो उसने गया हो। खुद एक्सेप्ट करा कि मैंने शादी इसलिए करी है कि मैं सिर्फ एक लीगल टैग दिखाना चाहता हूँ कि मैं मैरिड हूँ, और वाइफ हमारे साथ ही, वो सिस्टर मेरे साथ ही रहेगी, और ये वो कभी शादी नहीं करेगी, और वो रहेगी एज ए वाइफ ही
हमारे साथ ही। ये हस्बैंड ने खुद एक्सेप्ट करा? ये खुद एक्सेप्ट किया, और ये फिर मैंने दोबारा एक्सेप्ट करवाने के लिए उसे थोड़ा प्रोवोक करवाया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने ऑडियो डिवाइस दिया उसे, वाइफ को, कि आप ऑडियो लगाओ और उनके कमरे में डिवाइस लगाओ। उसने डिवाइस लगाया। मैंने एक क्लॉक दी, अजंता की एक क्लॉक दी मैंने, और मैं बता देता हूँ, डिवाइस भी रिवील कर रहा हूँ मैं। अजंता की एक क्लॉक दी, उस क्लॉक में कैमरा लगा हुआ था, वाईफाई कैमरा। तो प्रॉपर कोई भी कहेगा नॉर्मल सी क्लॉक है, वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो स्मूच कर रहा है अपनी सिस्टर को, ब्रदर, ठीक है, उसके फुटेज तक आए। ये क्या सीन है रियल भाई बहन में? चल रहा है ये। फिर इसका कंक्लूजन इसके बाद पूरा ये एविडेंस लगे, मेरी रिपोर्ट लगी, कोर्ट में गया केस, ये कंफर्म हुआ कि आप, उसने, वाइफ ने ये डिमांड करी कि जो ये प्रेग्नेंट है, इसकी डीएनए हो उसका। तो उन्होंने डीएनए की जांच करवाई, पूरा डीएनए की रिपोर्ट आई, कंफर्म हो गया कि उसी का ही है, ब्रदर का ही। क्या साइको है। और ये आपका पूरा इन्वेस्टिगेट करने में कितना टाइम लगा सर? इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे लगे अप्रॉक्स 10-12 दिन, क्योंकि डिवाइस में भी रिकॉर्ड करना था। पहले तो प्रोवोक नहीं हुआ, वो भी बहुत दिमाग से चल रहा था। वो भी बहुत दिमाग से चल रहा था। प्रोवोक करते हुए वो जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हो, उनमें क्या क्या बातें हुई, क्या बताया उन्होंने, क्या? वो बोल रहे थे कि तुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा मेरे साथ में, मैं तो अब जैसे मैं चाहूँगा तुझे वैसे ही रखूँगा। अपनी बीवी से कह रहा था? हाँ, अपनी बीवी से कहता, मैं तुझे जैसे चाहूँगा वैसे ही रखूँगा, तुझे ऐसे ही रहना, और रहना है तो रह, नहीं तो तू जा सकती है, तू मेरा कुछ नहीं कर मैं अपनी पाएगा। बहन के साथ ही रहूँगा, उसको एज अ वाइफ। हाँ, मतलब एक तरीके का, मतलब वेस्टर्न कल्चर में भी इस लेवल का नहीं होता। हाँ सर, इसमें वेस्ट और ईस्ट नहीं है, ये तो इंसानी हैवानियत की वाली बात तो कर रही है। तो मतलब सगी बहन के साथ क्या करो, बहन भी इन्वॉल्व हो रही है पूरी, बहन की भी उतनी गलती है, इतनी भाई की गलती है। हाँ, पर सर इस केस में वाइफ को सब कुछ पता था, तो वो आपकी हेल्प किस वे में चाह रही थी? डाइवोर्स के लिए अपना केस स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स के लिए स्ट्रॉन्ग करवा रही थी वो केस। ओके, कि मैं एविडेंस कैसे कलेक्ट करूं या क्या एविडेंस लूं, कैसे? हाँ। ओके, तो आप इस केस में काउंसिल भी करते हो? हाँ, मैं मैरिज काउंसलिंग भी करता हूँ। मतलब जैसे रिलेशनशिप होती है कि आप मतलब कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसे दूर करें। ये भाई ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या खामखा के शक होते हैं, मैं उन्हें भी गाइड करता हूँ। मैंने कहा आप अपने रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाइए। और ऐसा भी हुआ कि मैंने एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पकड़ा। मैं शॉर्ट में एक बात बताता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड। उसके बाद वाइफ रेड हैंडेड पकड़ी गई। वाइफ ने सुसाइड अटैम्प्ट भी कर लिया जब वो रेड हैंडेड पकड़ी। तो उसके बाद फिर हस्बैंड आया मेरे पास कुछ सालों बाद कि अब हमारा डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन क्या मैं रह सकता हूँ उसके साथ दोबारा, आपकी क्या राय है? उसने मेरा सजेशन मांगा। मैंने कहा देखो, अगर वो सही है और आप रहना चाहते हो, बैठ के बात करो, क्लियर करो कि ठीक है, अगर आपको बाहर रहना है तो आप बाहर रहो, आपको बच्चों के लिए मेरे साथ रहना है तो आप रहो, लेकिन अच्छे से रहना पड़ेगा। तो प्रॉपर गाइड करा, दोनों को बुलाया, काउंसलिंग करी, अब रह रहे हैं वो अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि सारे रिश्ते भी गलत होते हैं। सर, और भी कोई केस है जिस पे आप पे उल्टी बात पड़ गई हो कि आप कर रहे हो रिसर्च वगैरह? राजस्थान में एक केस आया था मेरे पास ना, राजस्थान में एक जगह एक एनआरआई ने मुझे कॉल किया था। उसने पहले मुझसे बातचीत करी, पहले से उसे ट्रस्ट बिल्ड करवाने में टाइम लग गया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी फ्रॉड बहुत सारे होते हैं कि एजेंसी रियल, डिटेक्टिव एजेंसी रियल है या नहीं है। उसने पहले प्रॉपर मेरे जितने भी सर्टिफिकेट से वो सारे वेरीफाई करे, फिर उसने बताना शुरू किया मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर एक बिजनेसमैन हूँ फॉरेन कंट्री में, और मेरी वाइफ फ्रिक्वेंटली इंडिया आती जाती रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं वहाँ पे। मैंने ठीक है, तो इसमें क्या मतलब, क्या सस्पिशियस है? कह रहे मुझे डाउट है, क्योंकि वो ना मतलब मेरे साथ फिज़िकल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कह रही है कि नहीं, मैं तो मतलब अध्यात्म में, मतलब रिलीजियस में मैं बिलीव करने लगी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, ये वो। तो आप मेरे से इस चीज़ की उम्मीद मत करना, आप बाहर चले जाओ, मैं पैसे दे देती हूँ, आप बाहर चले जाओ, फिजिकल होना है किसी के साथ। अच्छा, वाइफ हस्बैंड को ये कह रही है? तो हमने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो थोड़ी सस्पिशियस बात है, क्योंकि कोई भी वाइफ ऐसे नहीं बोलेगी चाहे कितना भी कुछ हो। अब वो यहाँ पर इंडिया में आती है, एयरपोर्ट से हमने उसे फॉलो करना था, एयरपोर्ट से हम फॉलो कर रहे हैं, जयपुर के एयरपोर्ट से वो निकली, बाहर गई और नॉर्मल उसका मूवमेंट था, अपने फादर मदर के यहाँ गई। 2-3 दिन तो वो ऐसे ही अपने फादर मदर पे ध्यान देना, उनके साथ घूमना, मंदिर मंदिर जाना, हमें भी लगा कि नॉर्मली है ये कहानी, ठीक है। या तो उसने प्रिडिक्ट कर रही होगी वो कि कोई फॉलो कर सकता है, कोई भी, मतलब हस्बैंड का कोई नोन रिलेटिव, कोई भी। तो सब नॉर्मल चल रहा था, हमें बिल्कुल, हमने क्लाइंट को भी बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया, सर नॉर्मल है, आपका डाउट है। लेकिन तो ये 3 दिन तो हमारी टीम रही प्रॉपर
4th डे मेरा एजेंट बोलता है सर सस्पिशियस है इसमें। मैंने कहा क्यों? सर ये घर से बाहर निकली और किसी को कॉल कर रही थी और वो बंदा ना काफ़ी देर से ना गाड़ी में खड़ा हुआ है थोड़ी दूर पे, ठीक है, और ये शायद उसे बोल रही होगी जो हमने सोचा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम रुको, वेट करो। ये थोड़ी देर में आई, पूरा ड्रेसअप होके, 1 पीस ड्रेस पहनी इसने। फिर 5-6 बज रहे होंगे, शाम के टाइम की बात है। तो ये निकले, ये पहले क्लब गए, घूम रहे थे, फिर रहे थे, पूरा इनके फुटेज कैप्चर हुए। आपकी टीम फॉलो कर रही है पूरा? हाँ, मैंने कहा एक इसका एक ये एंगल कि मैं रिलीजियस में जा रही हूँ और वहाँ जाके हुक्का पी रही है, पार्टी भी कर रही है और पार्टी कर रही है और ड्रिंक कर रही है, ठीक है, सिगरेट भी पी रही थी, हुक्का भी, दोनों चीज़ें साथ में कंबाइंड। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब चलता रहा। अब उसके बाद हमें पता लग गया ये कौन से होटल में जाते हैं। हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया, क्लाइंट पूरा टूट गया, क्योंकि क्लाइंट को तो लग रहा था कि जब सब कुछ नॉर्मल था, उसे बिल्कुल सही, उसने कहा मैंने तो सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दी थी, अब तक का जितना भी मैंने कुछ भी अर्न किया सब दे दिया मैंने इसे, ठीक है। अब क्लाइंट को हमने बताया कि आप आओ यहाँ पे इंडिया में। वो आया, हमने कहा आप दूसरे होटल में रुकना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उसे यही प्रेडिक्ट कराओ कि आप वहीं हो। उसने वही करा। अब वो जिस होटल में जाती थी 2 से 3 बार के हमारे इन आउट के फुटेज तो हमने बना लिए थे। हमने होटल में थोड़ा सेटिंग करी कि हमने कि भाई हमें अंदर यहाँ पर रेड करवानी है। कह रहे सर पुलिस तो नहीं आएगी। मैंने कहा पुलिस का कोई मैटर नहीं होगा, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वहीं से सेटल्ड हो जाएगा और कोई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ पर इसकी श्योरिटी, उसी सेम होटल में जाते थे वो? हाँ, श्योरिटी देते हैं। अब यहाँ तक सब सही चल रहा था। हस्बैंड आया, मुझे याद है वो ट्यूसडे का दिन था, वो सुबह के मॉर्निंग के टाइम की बात है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की। तो हस्बैंड आया, मेरे साथ गया, हमने मैनेजर के साथ के थ्रू सेकंड की से दरवाज़ा खुलवाया, ठीक है, खोला। वो फिज़िकल हो रहे थे, वो वाइफ फिज़िकल हो रही थी उस बंदे के साथ, बिल्कुल न्यूड थी वो, कंप्लीटली नेकेड। हाँ दोनों कंप्लीटली, ठीक है। अब वो शॉक्ड हो गई, वो हस्बैंड को देख के, वहाँ पर चीख चिल्लाहट शुरू हो गई और वो 5th फ्लोर था, वो छत से कूद गई और ऑन द स्पॉट, वो मर गई वहीं, शर्ट ऑन द स्पॉट ख़त्म वो। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि लॉ ये कहता है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी, हमने कानून के दायरे में रह के करनी थी और हमारा एग्रीमेंट होना था। उस दौरान हम एग्रीमेंट नहीं करवाते थे, ये मैं बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अब क्लाइंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करा था, सिर्फ ईमेल वगैरह एक्सचेंज और वीडियो। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट रखता हूँ, मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं क्लाइंट से जो भी बात करता था उसका एविडेंस रखता हूँ कि कल को कोई गलत क्लाइंट ना फंसे। ये नहीं कि सबके लिए, कई लोग मेरे पास ना गलत काम करवाने के लिए आते हैं, तो मैं सेफ्टी साइड लेके चलता हूँ। अब पुलिस ने केस दर्ज करा हस्बैंड के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ, क्यों ब्रदर ने करवाया, लड़की की ब्रदर ने, कि मेरी सिस्टर को इन्होंने जानबूझ के प्रवोक किया और उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसने कहा एडल्ट्री मानते हैं लेकिन हाँ सुसाइड भी है, एडल्ट्री मानते हो, एडल्ट्री भी है, लेकिन सुसाइड केस भी। अब 2 केस बन रहे हैं, हमारा जो लॉ कहता है अब 2 केस हो गए। अब कंपनी के ऊपर बात आई, अब जैसे तैसे चलता रहा, हमने पूरा एविडेंस प्रूफ करे कि ये देखिए क्लाइंट ने केस, हम तो क्लीन हो गए, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है आप जेन्युइन थे कि भाई आपको तो केस करना था, आपने तो कुछ नहीं करा। मैंने कहा हम नहीं घुसे थे अंदर, हस्बैंड घुसा था और हस्बैंड का राइट है, ठीक है। हमने एविडेंस, उनका भी आपस में वो चलता रहा, फिर उनका भी बीच में सॉल्व हो गया। बस बात मेन ये है कि गलती यहाँ हो गई कि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था वहाँ पर, और गलती ये थी वो मूवमेंट ऐसा था कि वो इतनी हद से ज़्यादा नेगेटिव थी कि वो हस्बैंड भी उसे सहन नहीं कर पाया पूरी तरह। उसने जब वो अंदर घुसे थे ना, मैं आपको वो वाला सीन बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है, कांच का शीशा लग रहा था, उसने उठा के उसके जो लड़का था उसके ऊपर मारा, उसके यहाँ पर मतलब कंधे पे लगा था, वो यहाँ पर चोट भी आई थी उसे लड़के को। और जो वाइफ थी वो हड़बड़ाहट में वो छत से कूद गई उसी बिल्डिंग से, और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसका पूरा ब्रेन पूरा फट गया था, पूरा सर पूरा फट चुका था। सर वैसे ऐसे केस में तो होटल्स वालों को भी अलाउड नहीं होता कि कोई जाकर सेकंड की से गेट खुलवा दे या खोल दे। हस्बैंड ने अपना कंसेंट दिया कि मेरी वाइफ है अंदर, तब जाके ऐसे हुआ। केस में होटल्स वाले के लिए लीगल, होटल वाला जब हस्बैंड सारी चीज़ें रख रहा है, पासपोर्ट रख रहा है कि ये मेरी वाइफ है, पैन रख रहा है, आधार रख रहा है वाइफ का, अपना रख रहा है और दिखा रहा है कि ये देखो हम तो मैरिड हैं, अच्छा तब लीगल है। हाँ तब जा सकते हैं अंदर। और लेकिन सही मायने में देखा जाए पुलिस के साथ मैं जितनी भी रेड करता हूँ उससे हमें एक लेसन मिला था कि हम अब जितनी भी रेड करते हैं पुलिस जाती है साथ में,
अगर फीमेल होगी, अगर फीमेल का केस है तो महिला कांस्टेबल तो ज़रूर जाएगी, महिला कोई अधिकारी ज़रूर जाएगी, हम नहीं घुसेंगे। सर और किस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं आपके पास? मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक केस है, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड। बताओ सर। एक वाइफ आती है मेरी मुंबई ब्रांच में, कहती है कि मेरा ऑपरेशन हेड से मिलती है, कह रहे कि पहले तो उन्हें ये था कि मुझे डिटेक्टिव देव सर से ही बात करनी है, तो अब मैं तो सारी ब्रांचों में अवेलेबल नहीं हो पाता, तो मैंने कहा ठीक है आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कह रहे हो, सेफ़ है ना, मतलब क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल अलग ही लेवल का केस है। मैंने कहा हाँ सेफ़ है, आप निश्चिंत रहिए, मैं ही बात करूँगा। मैंने अपने नंबर से कॉल करके कन्वेंस करा, फिर वीडियो कॉल पे मेरी ऑफिस में जाके मीटिंग हुई। अब क्लाइंट बताती है कि मेरा हस्बैंड जो है फिल्म इंडस्ट्री में है और मैं आपको नाम नहीं बता सकती वो कौन है क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या है? कह रहे कि मेरे जो हस्बैंड का है, एक तो उसका इंटरेस्ट ना छोटी लड़कियों में, मतलब 18, 19, 20, 22 साल की, मतलब 18 प्लस 20, 22 साल की, उन लड़कियों में इंटरेस्ट है और मल्टीपल लड़कियों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे पता लगा? कह रहे मैंने पहले शुरुआत ये हुई कि पहली तो बात मेरे साथ फिज़िकल नहीं होता वो, और जब फिज़िकल होता है तो मुझे इंटरनली दिक्कत होती है काफ़ी सारी। मैंने कहा इंटरनली क्या? कह रहे नहीं सर मैं आपको नहीं बता सकती, अब मैं भी फ़ीमेल हूँ। नहीं अब मैंने बताया, मैंने फ़ोर्स करा। कह रहे मुझे UTI हो जाता है जब भी मैं उनके साथ फिज़िकल होती हूँ, 2 महीने 3 महीने में, तो मुझे UTI हो जाता है, होना ही होना है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये विदाउट प्रोटेक्टेड वो किसी और के साथ फिज़िकल होते हैं इसका मतलब? तो उसने कहा हाँ, ये मैंने डॉक्टर से कंसर्न करा तो डॉक्टर ने भी यही बोला। अब मैंने कहा केस आप क्या चाह रहे हैं? कह रहे मुझे ना एविडेंस चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत घर में मतलब ये बोल रखा है नहीं तुम खामखा शक करती हो, मैं तो तुम्हारे साथ भी फिज़िकल हूँ। वो मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं मेरी फैमिली में, बच्चों के आगे, सबके आगे। जब मेरा क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, उनके साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, एग्रीमेंट हुआ, तब उन्होंने नाम रिवील करा, तब मैं खुद शॉक्ड हो गया। इनकी मूवीज़ तो मैं खुद देखता हूँ इतनी सारी, तो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये बंदा और वो ये हरकतें कर सकता है। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इतना कुछ चल रहा है। एज ए डिटेक्टिव तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है वहाँ पर। अब मैं फॉलो करना शुरू करता हूँ उन्हें, एग्रीमेंट होने के बाद, जब नाम भी रिवील हो गया, सब हो गया, फिर भी क्लाइंट के फ़ोन आते रहे मुझे कि प्लीज़ आप कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, कहीं लीक नहीं होना चाहिए, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे आगे बच्चे भी हैं, उनकी भी शादी है, सारी चीज़ें। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने जब फॉलो किया, फॉलो करने में देख रहा हूँ कि वो जहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, लोकेशन, वहाँ पर वैन होती है, वैनिटी वैन, उसमें लड़की जा रही है अंदर, ठीक है, गार्ड्स बाहर खड़े हुए हैं, काफ़ी देर बाद निकल रही है, ठीक है। लड़की की हालत मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है कि मतलब फोर्सफुली हुआ है उसके साथ, लग रहा है, शक्ल से दिख रहा है, इतना समझ में आता है, एजेंट्स को भी आ रहा है समझ में। चलो ये सब चलता रहा। अब अंदर क्या हो रहा है हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते, एविडेंस तो कुछ नहीं है हमारे पास। हमने वैनिटी वैन में कैमरा लगाया हिडन। आपको एक्सेस कैसे मिला? एक्सेस मिला बस किसी सेटिंग के थ्रू। अच्छा। वहाँ वाइफ ने हेल्प करी हमारी, अच्छा। क्योंकि वाइफ तो आ जा सकती है, वाइफ ने हेल्प करी। वैनिटी वैन में हमने हिडन कैमरा लगाया। हमने लगाया जो मॉस्किटो, ये आपका मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट जो होते हैं, ऑल आउट वगैरह, उसमें कैमरा लगाया, उसमें प्लांट था, वो हमने फिट कर दिया उसमें। ठीक है। अब उस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, मल्टीपल लड़कियों के साथ वो फिजिकल हो रहा है, मतलब और फोर्सफुली कि ठीक है मैं तुम्हें रोल दिलवाऊंगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बात चल रही है। और उसी में चीज़ें सामने आई कि सर आप आप प्रोटेक्शन तो यूज़ कर लीजिए, ठीक है आप फिज़िकल हो रहे हैं, मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन तो मतलब ये तक भी आ रही है बात कि प्रोटेक्शन यूज़ कर लीजिए, वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को बाहर पता लगेगा, सर आपकी अपनी एज देखो, सर ये वो, नहीं तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो मैं रोल नहीं दिलवाऊंगा, मतलब इस तरीके की कहानियाँ चल रही हैं। क्या एज होगी उनकी पर्सन की? 52, 53। ठीक है। अब जब वैनिटी वैन में कैमरा लगा तो उसमें इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, हमने क्लाइंट को दिखाई। क्लाइंट ने कहा नहीं मैं भी यहाँ तक नहीं रुकूंगी, आप इसे और डीपली लेके जाओ, पेमेंट की फ़ीस की आप निश्चिंत रहो, आपको जो एक्सेस चाहिए जो चाहिए मैं आपको सब दूंगी, और मेरा कंसेंट है, एज ए वाइफ मैं कर सकती हूँ इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कंसेंट हमने ले रखा था, हाई प्रोफाइल केस था, पूरा कंसेंट ले रखा था, NDA भी साइन हुआ था, प्लस हमने एक कंसेंट लेटर प्रॉपर बनवा रखा था फॉर्मेट में कि क्लाइंट ने कंसेंट दिया हमें। अब चलता रहा, हम जब फॉलो कर रहे हैं कि वो यहाँ पर, और 1-2 मॉडल्स के साथ भी वो, मतलब मॉडल्स, नामी मॉडल्स के साथ भी वो फिज़िकल था, वो भी रिकॉर्डिंग में आया। ठीक है। अब मॉडल्स का तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके लिए तो ये हुकअप जैसा लगता है, उनके लिए तो ये एज डजंट मैटर, एज इज़ अ नंबर। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड हो गया।
यहाँ से हम फॉलो करते हैं। फिर उसने बोला वाइफ ने कि ये ना बाहर जाने वाले हैं, ठीक है, आप दुबई जाने वाले हैं, तो ये दुबई इनका टूर है 7-8 डेज़ का, कोई एड शूट होना है बड़ा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो एजेंट वहाँ गया दुबई में, जहाँ पर जिस होटल में उसे रुकना था उस होटल में ऑलरेडी क्लाइंट की वाइफ ने बुकिंग सब करवा रखी थी, हमारी एजेंट्स की, हमारी भी, सबकी, ठीक है। हमने वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ एक नई चीज़ पता लगती है मुझे, इसे तो थ्रीसम में इंटरेस्ट है और ज़्यादा, थ्रीसम भी कर रहा है। अच्छा। अब वहाँ 3 लड़कियाँ जा रही है। अब वहाँ मुझे होटल में अंदर का एक्सेस नहीं मिल रहा रूम में, यहाँ तक चीज़ें वर्थ जा रही थी कि अंदर का एक्सेस मिल जाए, अंदर की वीडियोस आ जाए तो समझ में आ जाए। जैसे तैसे करके कहीं से क्लाइंट ने भी लिंक निकाला, क्लाइंट की जो वाइफ थी ना उसने लिंक निकाला अपना, ठीक है, उस होटल में अंदर रूम में एक्सेस करवाया उसने मुझे, जब वो बाहर शूट पे गया हुआ था। अब रूम में हमने कैमरा प्लांट करा, कैमरा लगा था एसी में। अच्छा। अब एसी में जब कैमरा लगा हुआ था, जब हमने वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया, उस वीडियो फुटेज में ये आया वो थ्रीसम कर रहा है लड़कियों के साथ, और वही अलग अलग मतलब जो उसके वहाँ पर आई हुई थी जिनसे वो शूटिंग करवा रहा था वो, प्लस एक उसकी एम्प्लॉय भी थी, परमानेंट एम्प्लॉय वो भी थी। उसका नहीं था, उसे डाउट वाइफ को कि वो भी है उसके साथ, मतलब थ्रीसम कर रहा है। और उसकी एज आप देखोगे, और इतनी ड्रिंक कर रहा है, सारी न्यूड हैं, सब के सब न्यूड हैं पूरी रात भर, ठीक है, कपड़े किसी ने नहीं पहन रखे। और वो रिकॉर्डिंग जब हमने सारी चीज़ एविडेंस दे दिया, अब उनका आपस में बैठे वो कि भाई ये है एविडेंस, और एविडेंस मैंने एक ऐसी जगह भी दे रखे है, उसने क्लाइंट ने मुझे भी मिलवाया, हमें भी, कि ये एविडेंस हमारे पास ऐसे मौजूद है, अगर तुम अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं करोगे तो ये बाहर मीडिया में आएंगे, पब्लिकली आएंगे, तुम्हारा कैरियर भी डिस्ट्रॉय, हमारी फैमिली भी डिस्ट्रॉय। मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल इस वे में करना चाह रही हूँ कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। उसने हमें वहाँ, मैंने उसे, मैं एक इतने सीनियर प्रोड्यूसर को मतलब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, सर क्या कर रहे हो आप, मैं आपकी मूवीज़ खुद देखता हूँ। अब तो आपने सर को भी पूरा देख लिया। हाँ। सर जैसे ऐसा कहते हैं कि भाई डेटा तो किसी का भी सिक्योर नहीं है, तो आप ये मेक श्योर कैसे करते हो कि किसी का प्राइवेट डेटा बाहर ना जाए, या आपके एजेंट्स के ऊपर क्या कंपल्शन है, क्योंकि हैकेबल या चीज़ें ख़राब तो आपकी हार्ड ड्राइव्स और आपका डेटा भी हो सकता है, तो आप कैसे सेफ्टी मेक श्योर करते हो? मेरे एजेंट के ऊपर एजेंट रहता है। अच्छा। मेरा एजेंट किसके लिए किसको फॉलो कर रहा है, किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस एजेंट की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। बट वो तो इस चीज़ से अवेयर ही होगा कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई निगरानी। उसे नहीं पता, अब पता लग जाएगा। नहीं पता, वैसे नहीं पता अभी तक। और एजेंट की ट्रैकिंग भी रहती है हमारे पास ना, एजेंट कहाँ किस जगह जा रहा है पूरी ट्रैकिंग बट रहती सर है। मान के चलो किसी सेलिब्रिटी का ही ऐसा कोई डेटा एजेंट के पास है, वो उनके थ्रू लीक हो जाए या फिर उनका कुछ हैक हो जाए, फिर क्या करोगे? सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, इनके केसेस मैं खुद डील करता हूँ। अच्छा। मैं एजेंट्स को सिर्फ सपोर्टिंग में लगाता हूँ। तो आप भी इस केस में दुबई गए थे? हाँ। अच्छा सर और क्या क्या हो रहा है बॉलीवुड में, जैसे आपको पता चलता रहता कुछ ना कुछ? एक डायरेक्टर आया था मेरे पास में, अब यहाँ तो वाइफ ने हस्बैंड का दिया था, डायरेक्टर मुझे बहुत बाद में पता लगा था, ठीक है। एक बंदा आता है कि ये कह रहा है कि मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मतलब नोन था, वेल नोन मुझे लग रहा था, मतलब बीएड वगैरह करके आया था, थोड़ा था मतलब अलग ही लुक आ रहा था उसका। तो उसने बोला डायरेक्टर हूँ, जब मैंने नाम उनसे, मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैं ढंग का डायरेक्टर था वो, काफ़ी सीरीज़ बनाई है उसने। उसने कहा मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी वाइफ कोलकाता में रहती है, और हमारे यहाँ हमारे से ना घर पे से ना पैसे वगैरह चोरी हो रहे हैं। मैंने कहा तो मेट्स वगैरह पे आपने चेक करा? कह रहे कि हमें मेट्स पे ही डाउट है, मुझे ना मेट्स ही कर रही होगी ये, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करो मेट्स के ऊपर कि मेट्स कहाँ क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने वहाँ 2 मेट्स थी, एक केयरटेकर था, 3 मेट्स थी, एक केयरटेकर था, एक मेड और एक केयरटेकर परमानेंट था वहाँ, और 2 मेट्स आती जाती रहती थी। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, फॉलो देखा मेट्स कहाँ जा रही हैं, जो बाहर की आती जाती है, हमें उन पर डाउट होता है, सबसे पहले उन्हीं मेट्स पे डाउट करते हैं जो बाहर आती जाती है। तो वो तो नॉर्मल मूवमेंट चल रहा था, उनके कोई एक्सपेंसिव शौक नहीं, ये सब चीज़ें सही चल रही थी। जो घर में रहती थी वो मेट्स मेरे हिसाब से 3-4 महीने में वो एक आध बार जाती थी। अब इतना वेट तो हम नहीं कर सकते थे कि हम उसका इतने टाइम तक मेड का वो देखें। हमने फिर थोड़ा शॉर्टकट्स अपनाने शुरू किए।
हमने कहा सर मुझे ना आपके घर का एक्सेस चाहिए, बट उस वक्त घर पे कोई नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा उसका कंसेंट भी दो, आप मुझे मेल में दो, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ, मैं अपने एक ड्राइवर को भेजूँगा, वो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो मैंने कहा लेकिन आपके घर में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है अंदर, और सब बाहर होने चाहिए उस वक्त। तो उसने कुछ ऐसा करा कि सबको बाहर भेजा, कुछ ऐसा प्लान करा, सबको बाहर भेजा। अब हमने वहाँ प्लांट करनी शुरू करी चीज़ें। जो स्विच आते हैं ना, बोर्ड में स्विच आते हैं 3 प्लग स्विच, उसमें कैमरा प्लांट किया हमने, हिडन कैमरा, वाईफाई से कनेक्ट किया। वाईफाई का पासवर्ड पता था हस्बैंड को। और जब हमने चीज़ें देखी उसमें चीज़ें हमने देखी क्या कि जो मेट्स थी, जो 2 मेट्स थी, उनका भी नॉर्मल चल रहा था, बाहर तो हमने देख ही लिया था, अंदर भी नॉर्मल चल रहा था। और जो तीसरी मेट थी उसका भी नॉर्मल चल रहा था, बट वो फ़ोन पे किसी से लगी रहती थी। हमें लगा कि भैया किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसका, कहीं यहाँ से पैसे चोरी करके तो नहीं दे रही है। तो उसने कहा, तो उसमें नहीं दिखा हमें ऐसा। अब क्या हुआ कि हमने और वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी शुरू करी। हमें एक जगह दिखा कि जब घर में मेड वगैरह नहीं थी, तो वो जो केयर टेकर था अकेला, वो और जो डायरेक्टर था उसकी वाइफ गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। और हमें लगा मतलब क्यों, हमें समझ में नहीं आया खुद। हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का सिक्योरिटी कैमरा लगा रखा है हमने उनके घर में, और ये बेडरूम में नहीं लगा था। हमने क्लाइंट को इंसिस्ट किया, सर हमें आपके बेडरूम में कैमरा चाहिए, बेडरूम में मतलब कुछ लगाना है हमें। आप क्या लगाना चाह रहे हो, रिकॉर्डर, कैमरा? सर मैं वो नहीं बता सकता। कह रहे मैं ऐसे नहीं, कैसे एक्सेस दे दूँ, मेरी वाइफ भी है वहाँ पर, आप कैसी बात कर रहे हो। उसे बहुत कन्वेंस करने के बाद मैं उसे तब तक रिवील नहीं करा था कि कहानी क्या है, क्योंकि हमें तो समझ में आना शुरू हो गया था कहानी कुछ और एंगल है। आपने अभी तक बताया नहीं कि वो इन्वॉल्व है? नहीं। अब हम देख रहे हैं वो उसे पैसे दे रही है, ठीक है, पैसे वैसे दे रही है, इतने फुटेज आ गए हमारे पास। हमने कैमरा जैसे तैसे उसे कन्वेंस करके हमने कैमरा वहाँ लगा दिया। अब वहाँ पर एक तो कोई एक्सेस नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं कि जहाँ हम कैमरा प्लांट कर सकें। हमने क्या करा, टीवी के ऊपर, टीवी को खोल के उसमें हमें इतना टाइम, बहुत कम टाइम मिला, लेकिन उसमें भी हमने प्लांट कर दिया। टीवी के अंदर कैमरा लगाया हमने, टीवी बिल्कुल स्ट्रेट होती है सामने, टीवी के अंदर कैमरा लगाया। तो टीवी जो थी वो इतनी थी मतलब ऊपर, और उसका जो कैमरा था, एक्चुअली जो टीवी में कैमरा लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि वो सीधे फुटेज लेगा, वो नीचे के पूरे नहीं ले पाता, नीचे का आधा कट जाएगा, आधा आएगा। हमारे पास उसमें एक चीज़ हाथ लगी कि वो कपड़े उतार रही है, केयर टेकर भी कपड़े उतार रहा है, और फिज़िकल हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, और आधा फुटेज आ गया हमारे पास में। अब हमें यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है, वो उसे पैसे देती थी, ये एंगल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्लाइंट को बुलाया, मैंने कहा सर आइए। उसने कहा ऐसा क्या है, मतलब मैंने कहा नहीं सर मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, आपको आना पड़ेगा। क्या नहीं मेरे अभी शूट्स वगैरह चल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम दीजिए। नहीं, मैंने कहा सर आप अर्जेंटली आइए, आप शूट्स साइड में रख दीजिए अभी, क्योंकि हमने जो शूट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। हाँ। तो हमने जब उसे फुटेज दिखाए, वो शॉक्ड हो गया। वो कह रहा है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये चल क्या रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ मेड, और आपने तो नया ही एंगल दिखा दिया मुझे। तो मैंने कहा सर अब आपको क्या करना है? कह रहे अब आप एक काम करो कि मुझे ना रेड हैंडेड पकड़वाओ इन्हें, ठीक है, और मुझे सारी चीज़ें फिर इनसे मैं कन्फेस करवाऊँगा कि कहानी है क्या, और उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और आप ये दिखाना कि आप एक पुलिस के अधिकारी हो। जब आप वहाँ, मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अब हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, हमने वहाँ पर फिर कैमरा लगाया एक और। अब वो कैमरा पूरा बेड पे आ रहा था, अच्छा, ठीक है। हमें पता लग गया फिजिकल होने जा रहे हैं। दूसरी की से हम घर में घुस गए हस्बैंड के साथ, हस्बैंड आया हुआ था दूसरी की से, लेकिन उसे नहीं पता था कि हस्बैंड सिटी में ही है। हम अंदर घुसे, फिजिकल होते हुए पकड़ लिया हस्बैंड ने, रंगे हाथों पकड़ लिया, मार लिया, और वहाँ पर उसे मारा उसने, सच लिटरली मैं बताऊँ, उसने उसे बहुत मारा, वाइफ को, ठीक है। उसे बैठा के रखा, केयर टेकर को। अब यहाँ कहानी शुरू की, देखो ये पुलिस वाले हैं, मैं अब तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊँगा। वो वहाँ डर गए कि सच सच बताना शुरू करो, कहानी चल क्या रही है। अब मैं तो देखो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता था, हस्बैंड रहा था, ना मैं डरा रहा हूँ ना मैं धमका रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैठा हुआ था। मैं कहा बताओ कि कहानी है क्या, आप बता दो क्या है कहानी, अब तो एक्सपोज हो ही गया आप सब। अब मैं उसे लग रहा है कि वहाँ कुछ कैमरा नहीं लगा था, मेरी बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था हिडन, मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसने बताना शुरू किया कि
मैं फ़िज़िकली सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं फ़िज़िकली इन्वॉल्व हुई इसके साथ, और मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना। और हमारी प्लानिंग ये थी कि कुछ टाइम में इसे स्लो पॉइज़न दे देकर इसे रास्ते से साफ़ कर देंगे। और मैं पैसे हम जो इकट्ठे कर रहे थे, हम यहाँ से इस इंडिया में ही नहीं रहना चाहते, हम बाहर जाएंगे साथ में। मतलब विश्वास नहीं करोगे, 3.5 से 4 करोड़ रुपए वो गायब कर चुकी थी घर से। अरे भाई, वो तो सिर्फ 15-20 लाख रुपए वो सोच रहा था, लेकिन 3.5 से 4 करोड़ रुपए गायब कर चुकी थी इतने टाइम में वो। बाप रे। केयर टेकर की अलग मौज। उसकी तो चांदी ही चांदी। जब वो पकड़ा गया, केयर टेकर के वर्ड्स पता क्या थे? मुझे नहीं रहना, जब तू अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मैं तेरे साथ क्यों रहूँगा। अरे वाह अरे भाई साहब। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, आप बताइए ना। और उस डायरेक्टर ने, उसने लिटरली बोला, वो मेरा कह रहा है कि सर आप कहाँ ले गए, मतलब उस आज भी मुझे कॉल करता है, सर क्राइम के ऊपर सीरीज़ बनाते हैं। मैंने कहा मैं क्लाइंटों के साथ सीरीज़ नहीं बनाता। अरे भाई सीधा। बताओ। तो यही चल रहा है। तो उनका फिर डाइवोर्स वगैरह हुआ आप फ्यूचर? नहीं, अभी साथ में रह रहे हैं वो। मैंने काउंसलिंग कर दी। देखो पता है क्या होता है, एक पॉइंट समझना, सिर्फ छोड़ देना किसी चीज़ का एंड नहीं है कि आपने चीटिंग करी और छोड़ देना। अगर आप उस चीज़ को जड़ से सही करोगे, अब आप एक बात मैं पूछता हूँ कि मान लो किसी का एक हाथ ख़राब हो जाता है, तो आप उसे काट के थोड़ी ना फेंकोगे, कोशिश तो पहले ये करोगे ना सही हो जाए। इतने टाइम रिलेशनशिप चला, शादी हुई, ठीक है, पब्लिकली लोगों को पता है, बाहर आएंगी बातें, क्या होता फिर? कैरियर ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब। तो उसका मेन रास्ता, ये बीच का रास्ता ये होता है कि आप काउंसलिंग करो और चीज़ों को सही करो। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, सिर्फ छोड़ देना सब कुछ नहीं होता। सर आपका एक केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हथौड़े वाला केस। पूरी न्यूज़ ने उसे कवर करा था, नेशनल न्यूज़ बन गई थी। मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताओ आप, क्या था वो केस और आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करा था। ये राजा रघुवंशी जैसा केस था, ऐसा होने वाला था, अच्छा। वो भी उत्तराखंड में। एक्चुअली अष्टमी के दिन का केस था ये, अष्टमी नवरात्रि में 2025। मेरे पास कॉल आता है एक अधिकारी का, बहुत बड़े अधिकारी का, और मेरे ऑफिस में कॉल आता है कि आप अपने बॉस से बात कराइए। मेरे से बात हुई कि आप ऑफिस आइए फटाफट। मैंने कहा ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई, अधिकारियों के कॉल आ रहे हैं। मैं गया, मुझे बुलाया कि इनके भांजे का केस है, अर्जेंटली है और आपको इसे सॉल्व करना है। आपको जो भी चाहिए साधन, जो भी चीज़ें चाहिए आपको सब मिलेंगी। मैंने कहा सर मेरी लीगली फ़ीस है, मैं तो लीगली फ़ीस लेता हूँ, बाकायदा GST बिल दूंगा आपको, और आप एग्रीमेंट करो। बताओ आप एग्रीमेंट करोगे या कौन करेगा? कह रहे मैं तो गवर्नमेंट अधिकारी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, बट इनके जिनके भांजे का केस है, भांजा एग्रीमेंट करेगा। मैंने कहा ठीक है, आप भांजे से बात कराओ मेरी। अब भांजा ही गुरुग्राम में था, हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा आप केस क्या है, तो केस सारा डिस्कस हुआ कि ऐसे ऐसे है और ये प्लान बन रहा है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, पहले आप फटाफट यहाँ आओ। मैंने उसे देहरादून बुलाया, सुबह ही देहरादून बुला लिया मैंने उसे, अष्टमी के दिन। एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ, फटाफट हो गया। अब उसका कहना यह था कि मेरी वाइफ ने ये भी बोला था जब मैं सुबह निकला था कि वो आज निकलने वाली है। सर पूरा केस एक बार बता दो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो, जो भी उन्होंने बताया हो, क्या बात थी, क्या केस था। केस ये था कि मेरी वाइफ का मेरी जो शादी हुई है उसको अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ठीक है, 3 महीने हुए थे अप्रॉक्स, 3-4 महीने। और मेरी वाइफ मेरे साथ फिज़िकल ही नहीं है। अच्छा। उस कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फिज़िकली नहीं होना, और मेरी तो बस हो गई शादी तुम्हारे साथ, ठीक है। और दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बढ़िया पैकेज, मतलब पर मंथ, मैं पर मंथली बता रहा हूँ, एक की 5 लाख प्लस और वाइफ की 7 लाख प्लस। अच्छा। वाइफ ज़्यादा कमा मंथली। ओके। तो अब चलता रहा। अब मैंने कहा ठीक है, इसमें चल क्या रहा है? कह रहा है कि मुझे डाउट है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है कहीं, क्योंकि वो कुछ हाइड कर रही है चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फॉलो करते। कह रहे आज निकलने वाली है, आप देखो। तो गुरुग्राम की टीम, जो मेरी दिल्ली ब्रांच की टीम और या गुरुग्राम की टीम थी, वो लगी उसका फॉलो करने में। वो फॉलो करते हुए देखते हैं कि लड़का घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और वो लड़के के साथ वो निकली, वो तो हस्बैंड तो ये बता के आ गया था कि मैं 4-5 दिन के लिए आउट ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर, ऑफिशियल ट्रिप से, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वो आया था देहरादून। तो वो वहाँ से निकली और वहाँ से उस बंदे के साथ, जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड के साथ वो देहरादून हरिद्वार की तरफ को आने शुरू हो गई। हमने कहा इसका ये सीन क्या हुआ, हमें तो लगा था कि वहीं पे जाएगी गुरुग्राम वगैरह में। वो वहाँ से इधर आने लगी, यहाँ से एजेंट फॉलो करते हुए मेरठ तक एक एजेंट ने छोड़ा फॉलो करके, फिर मेरठ से दूसरे एजेंट पकड़ के फॉलो करते हुए गया। मतलब टीम तो हमारी हर सिटी में। तो ऐसे कर करके नेपाली फार्म एक जगह पड़ती है ऋषिकेश हरिद्वार के पास में, वो एक पॉइंट है जहाँ
एक रास्ता हरिद्वार से आ रहा है, एक देहरादून जा रहा है, एक ऋषिकेश जा रहा है, वहाँ से मिस हो गई एजेंट से। अब मिस हो गई। अब मैंने बोला सर आप किसी भी तरीके से लोकेशन निकलवाओ, ठीक है, आपको तो आप तो गवर्नमेंट अधिकारी हो, सारे पूरा सरकार चला रहे हो, आप इसकी लोकेशन निकलवाओ। कह रहे ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। लोकेशन निकली, लोकेशन बट जहाँ फ़ोन ऑफ हुआ, फ़ोन नेपाली फॉर्म के पास ही ऑफ हुआ था, वहाँ से लोकेशन अब कहाँ की जाएँ, हम कहाँ जाएँ, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। अब मैंने ऋषिकेश में अपनी टीम लगा दी सारी, क्योंकि देहरादून में मैंने ऑलरेडी टीम को खड़ा कर दिया था कि देहरादून में अगर इस नंबर की गाड़ी आएगी तो आप बताना। ऋषिकेश में टीम लगा दी कि सारी पार्किंग है, सब कुछ खंगालना शुरू करो। उस दिन अष्टमी थी और मेरा फास्ट चल रहा था। मैंने केस लेने से हालांकि मना कर दिया था, मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे फास्ट है 9 दिन के, ठीक है, अब 2 दिन बचे हैं, अब मैं अभी किसी केस में जा ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने इतना फोर्स किया, फीस वीस मतलब उन्होंने पूछी भी नहीं कि आप जितना लोगों उसको इंटू 10 कर देना। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर मैं गया तो मैंने देखा कि ऋषिकेश में हमें उसकी गाड़ी मिल गई, जिस गाड़ी से वो आई थी बॉयफ्रेंड के साथ। अब हमने वहाँ पर जीपीएस लगा दिया उसकी गाड़ी में। अब उसमें गाड़ी में जीपीएस लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हुई है। गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में, और पार्किंग के आसपास किसी होटल में वो मौजूद नहीं। सर्चिंग कर दी हमने, फ़ोन ऑफ हैं दोनों के। हमने अब सामने आसपास ना हमने कहीं से सेटिंग करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी कि ये जो गाड़ी है इसके ओनर कहाँ हैं। मैंने कहा इसमें वो मतलब कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ करके लेके आए हैं, आप सब पे बात आ जाएगी, थोड़ा बताओ। तो वहाँ से एक बंदे ने बताया कि उन्होंने शायद ना सामने से स्कूटी रेंट पे ली है। अब स्कूटी में तो जीपीएस लगे होते हैं, जो भी रेंटेबल स्कूटी होती है। हमने उस स्कूटी वाले को फेवर मिला, पहले तो उसने दिया ही नहीं। फिर हमने वहाँ नियर बाय पुलिस को कॉल करके हमने उससे कि भैया आप आइए सर, ऐसे ऐसे मामला है, और किसी अधिकारी का ही है मैटर ये। हालांकि देखो नॉर्मल बंदा भी होता तो उसका भी सपोर्ट करती पुलिस। हमारी उत्तराखंड पुलिस सबसे बेस्ट है। उत्तराखंड पुलिस जो मेहनत करती है ना वो कोई नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग की तो हमें पता लगा कि वो स्कूटी लेके थोड़ी दूर पे गई है, और जो पार्किंग थी कार और होटल लेने का डिफरेंस 8 किलोमीटर। कोई लॉजिक नहीं, मतलब सब प्री प्लान था। और वो प्री प्लान क्यों था, यही सस्पिशियस। अरे तुम फिजिकल होने आए हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर है, सब मान लिया, नियर बाय किसी भी होटल में चले जाते। कहानी ही कुछ और थी, ये कहानी बहुत डिफरेंट थी। अब हमें फाइंड आउट हो गया कि फलाना होटल है। रात को 11:30 बजे फाइंड आउट हुआ ना, मैंने फास्ट खोला उस दिन। 11:30 बजे फाइंड आउट हो गया कि होटल है। हम एजेंट जाके वहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर एक बंदा जाके बैठ गया होटल के पास में। वो निकली बाहर उसी स्कूटी पे बॉयफ्रेंड के साथ रात को मोमोज़ खाने। अब एक दूसरा एजेंट जो बाइक पे था वो फॉलो कर, हम सब की टीम बाहर खड़ी हुई है, बाहर मेन रोड पे। अंदर गलियों में जाके होटल था, ऐसे पहाड़ी चढ़ के वो निकली मोमोज़ खाने। उसे डाउट हो गया उसका फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसने गाड़ी स्कूटी घुमा रही है, पूरा ऋषिकेश का मैं कह रहा हूँ चप्पा चप्पा घुमाया उसने एजेंट को, ठीक है। अब मैंने एजेंट को बोला छोड़ दो, आना तो इसको इधर ही होगा, तो उसके दिमाग में से भी निकल जाए कि क्यों फॉलो हो रहा है, क्या है, सारी चीज़ें निकल जाए। आई वो रूम पे गई। अब हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम गए नियर बाय पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है, अब आप हमारे साथ चलिए, रेड होनी है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लीगली जाना था हमें, कोर्ट में जाना ही था मैटर। वो जब हमारे साथ वहाँ पर हमने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा हमारे पास महिला पुलिस ही अवेलेबल नहीं है रात को। अच्छा, अब रेड कैसे हो। सही बात है। जैसे तैसे मैंने मतलब कहीं से लिंक निकाल के मुझे पता लगा ऋषिकेश के एक थाने में वहाँ पर मौजूद है एक एसआई मैडम है, उनसे मैंने बात की, बहुत जेन्युइन मैडम थी वो। कही ठीक है आप कॉल करो 112 पे और ऐसे ऐसे बुलाओ आप, मैं जेन्युइनली जाऊँगी, जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करो। तो वो आई, हम गए वहाँ पर। ऊपर जब हमने रेड करी बिल्कुल न्यूट थी वो, मतलब पहले हम ऊपर घुसे, पहले रिसेप्शन वाले को हम लेके गए पुलिस के साथ, ऊपर घुसे। मैडम ने कहा देखो कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करना प्लीज़, कोई मारपीट नहीं हो चाहिए, कोई झगड़ा नहीं हो चाहिए, मैं आपका सपोर्ट करने आई हूँ बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से, और लॉ के अकॉर्डिंग सारी बात निपट जाए। मैं कहा ठीक है। अब हम ऊपर गए, जब हम ऊपर वाले रूम पे गए, 201 रूम नंबर था वो, ऊपर चढ़े तो हमने क्या देखा कि जब दरवाज़ा खटखटाया कि उसने बोला रिसेप्शन वाले ने, रिसेप्शन वाला ही पहले गया था आगे, उसने दरवाज़ा नॉक किया कि सर आप आइए, वो आपकी स्कूटी खड़ी है ना वो हटानी है, गाड़ी निकलनी है। कह रहे क्यों आने, वो बिल्कुल नींद में थे, मतलब रेड की ये 2:30-3 बजे की बात है, 11:30 तक 2 बजे तक यही ड्रामा चलता रहा, पुलिस अवेलेबल नहीं थी रात को। 2:30 बजे फिर जब हमने अंदर घुसे, पूरी न्यूट थी वो,
वाइफ, और वो भी पूरा, उसने सिर्फ नेकर पहन रखा था, शॉर्ट। पकड़ लिया, हस्बैंड ने ड्रामा शुरू किया, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। वो शॉक्ड हो गए वहीं पे कि एकदम से रेड क्या हुई। अब कहानियाँ बसती है कि हमने उनसे कन्फेस करवाना शुरू किया। वो यहाँ पर आए थे, प्लानिंग चल रही थी उसका मर्डर करवाने की, अपने हस्बैंड का। अच्छा। वो यहाँ प्लानिंग करने आए थे, अच्छा। और प्लानिंग करने आए थे तो कि हम कैसे मर्डर करेंगे, क्या है। और जब उसने सारी चीज़ें, उसने हस्बैंड ने भी दिखाया कि ये देखो इसने ऑनलाइन हथौड़ा मंगाया। हथौड़े का क्या लॉजिक है? घर में तो तुम्हारे हथौड़ा, तुम्हें कोई काम करना नहीं है, सारे काम मैं करवाता हूँ। हथौड़े का क्या लॉजिक था? जब तुम अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं हो तो कॉन्डम क्यों मंगा रही हो? ये परचेजिंग हिस्ट्री में था उसके। अच्छा। ठीक है, सारा कन्फेस किया उसने ये भी बोला कि हम इसका फॉलो कर रहे थे, इसके पति का, मतलब जो हमारा क्लाइंट था उसका फॉलो हो रहा था, बॉयफ्रेंड फॉलो कर रहा था कि कहाँ जाता क्या है, पूरा रूटीन लिखा जा रहा था उसका, पूरी प्लानिंग बन रही थी, प्री प्लान्ड। ये सब आप रिकॉर्ड कर रहे थे हिडन कैमरा में आपके पास उस टाइम? हाँ, पूरा रिकॉर्ड हुआ। वो कोर्ट में अभी गया हुआ है, मैटर चल रहा है। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर रखा है ऑलरेडी कि भैया सीन है। अच्छा। मतलब सोचो ना आप, अगर मर्डर हो जाता तब वो बंदा कहाँ जाता? ये तो हस्बैंड स्मार्ट था जो उसने ये मूव लिया। पूरी प्लानिंग थी। हथौड़ा, वो भी हथौड़ा का कोई लॉजिक नहीं है। ये तभी तो हथौड़े के नाम से फेमस हुआ है केस। क्रेजी सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और इस एपिसोड में जो बातें हुई हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि इंसान किसी और के साथ तो क्या नॉर्मली भी होटल जाने में डरेगा, जितनी होटल रेट की आपने बातें बता दी कि भाई कभी कोई खटखट करके आ ही ना जाए कमरे में घुस के। नहीं देखो, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो आप रहो ना, मतलब सबको सच बता के रहो ना। अपने पार्टनर को बताओ ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ मेरी मैचिंग नहीं खा रही है, मैं कहीं और मूव ऑन कर रहा हूँ, बट एक चैप्टर क्लोज करो। तभी देखो, हम पढ़ाई भी करते हैं, एक चैप्टर बंद करते हैं तभी तो दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। थोड़ी ना 10-10 चैप्टर एक साथ चलाते हैं। सही बात है। करेक्ट। ऑल राइट सर, इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बट मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देव सर का इंस्टाग्राम, और सर की अगर आपको कभी इन फ्यूचर हेल्प की ज़रूरत लग रही है तो फिर आप इनको रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल्स डाल रहे हैं। और हम एक और एपिसोड सर के साथ प्लान करेंगे, आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। पर फ़िलहाल सर के पास बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसका हम एक एपिसोड करने वाले हैं, तो वो भी आसपास ही रिलीज़ होगा। ये पहले होगा या वो पहले होगा, आपको थोड़ा बने रहने होगा हमारे चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब कर दो। और बस सर के चैनल, सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो सर ऑडियंस से? मेरा यही कहना है, देखो अगर आपको किसी के साथ मतलब लॉयल रहना है तो एक ही के साथ रहो, अगर नहीं रहना है तो क्लियर करके आगे बढ़ो। बेटर है कि शादी वादी मत करो जब आपको पता है आप नहीं निभा सकते। शादी से पहले तो इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाओ, प्री मैट्रिमोनियल, उसके बगैर तो शादी मत करो। प्री मैट्रिमोनी वाले भी बहुत केसेस होंगे सर आपके पास? बहुत केसेस हैं प्री मैट्रिमोनियल। हस्बैंड, मेरे पास तो एक लड़की आई थी, उसका कहना ये था, मतलब अनएक्सपेक्टेड, उसे सिर्फ ये देखना था कि जो मेरा होने वाला हस्बैंड है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, डजेंट मैटर उसके अफेयर कितने हैं। अच्छा, और अफेयर निकले? अफेयर नहीं निकले, उसे सिर्फ फाइनेंशियल जानना था। तो फाइनेंशियल स्ट्रांग निकले या नहीं? फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग था वो। अच्छा, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं। प्री मैट्रिमोनियल एक था, उसमें शादी होने वाली थी और लड़की ने बता रखा था मैं हेयर सैलून में काम करती हूँ। लड़का बाहर का था, मतलब बाहर इन द सेंस नॉर्मल काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड में सुपरवाइज़र था। उसने जब चेक करवाया तो वो स्पा सेंटर में काम करती थी। हमारा एजेंट खुद सर्विस लेके आया उससे स्पा सेंटर में। ओ, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। सर ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, प्री मैट्रिमोनियल टेस्ट कराना या इन्वेस्टिगेट कराना। क्रेजी सर। तो इसका भी हम एक एपिसोड करेंगे, आप कमेंट कर देना। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।